नमस्कार साथियों, गणित की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है चर संख्या। चर संख्या का उपयोग गणित में कई जगहों पर होता है, लेकिन उपयोग को समझने के पहले हम कुछ बात इस बारे में करेंगे कि आखिर ये चर संख्या क्या है। आप सभी संख्याओं के बारे में जानते हैं। हर संख्या का एक निश्चित मान होता है। जैसे अगर मैं कहूँ एक आम, तो आपकी समझ में आ रहा है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। आपके दिमाग में यह चित्र बन रहा है कि एक आम का मतलब क्या है। ऐसे ही अगर मैं कहूँ 5 आम, तो भी आप अपने मन में इस बात को सोच सकते हैं कि 5 आम का मतलब क्या होगा। 10 चिड़ियाँ, 20 कंचे, इस तरह की जो स्थितियां होती हैं, जब हमें संख्या पता होती है तो हम उसकी कल्पना कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम निश्चित संख्या नहीं बता सकते। जैसे मैं कहूँ कि 1 किलोग्राम आलू में कितने आलू आएंगे, तो अब आप कितने आलूओं के बारे में सोच रहे हैं? सोच में पड़ गए ना। आलूओं का आकार अगर छोटा होगा तो 1 किलोग्राम में आलूओं की संख्या ज़्यादा होगी, और अगर आलूओं का आकार बड़ा होगा तो 1 किलोग्राम आलू में आलूओं की संख्या कम हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर हम संख्या के बारे में सही अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं। इसी तरह का एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक थैला है। थैले के लिए एक थैला है, और उस थैले के लिए मैं एक चित्र बना देता हूँ यहाँ पे, ऐसा ही साधारण सा। मान लीजिए कि ये मेरा थैला है, ये हुआ थैला, और ये हुआ उसको पकड़ने का हैंडल, है ना। चलिए हैंडल थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। तो ये हो गया उसको पकड़ने का हैंडल। अब इस थैले में कितने आलू हैं ये मुझे नहीं पता, इसलिए मैं आपको भी नहीं बता सकता। लेकिन इस थैले में कुछ आलू हैं, और अब अगर मैं इसमें 5 आलू और डाल दूं तो आलूओं की संख्या, जितने आलू हैं उसमें 5 जोड़ने पर मिल जाएगी। मेरी जेब में कितने रुपए हैं, या मेरी जेब में चलिए एक लिफाफा है, इस लिफाफे में कितने रुपए हैं, ये मैंने लिफाफे का चित्र बना दिया। अब इस लिफाफे में कितने रुपए हैं ये आपको भी नहीं मालूम, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। अब मैं पूछता हूँ कि अगर मुझे 10 रुपए खर्च करने पड़े, तो अब मेरे पास इस लिफाफे से निकाल कर मैंने 10 रुपए खर्च कर दिए, तो अब मेरे पास कितने रुपए बचे? पहले जितने रुपए थे उनसे 10 रुपए कम बचे, है ना। तो ये उत्तर हम दे सकते हैं। ऐसे ही
आपकी कक्षा में जो चौक का डब्बा रखा हुआ है, चौक का डब्बा है ना, इस डब्बे में कितने चौक हैं ये हमें नहीं मालूम, हमने नहीं गिने। अब मैं कहता हूं कि इस डब्बे से मैंने 3 चौक निकाल दिए, तो अब इस डब्बे में कितने चौक बचे? पहले जितने चौक थे उससे 3 कम। यहीं पर अगर हम उल्टी बात करें कि इस थैले में जितने आम थे, चलिए इसके लिए अलग जगह पर चित्र बनाना पड़ेगा, तो हम अलग जगह पर चित्र बनाते हैं। थैले में जितने आम थे, थैले में जितने आम थे, आलू थे, आलू थे, तो थैले में पहले जितने आलू थे, अब उन आलूओं में से मैं 4 आलू निकाल देता हूं। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, है ना। लिफाफे में जितने रुपए थे उन रुपयों से मैं 10 रुपए और मिला देता हूं, मुझे कहीं से 10 रुपए और मिल गए। तो इस बात को हम इस तरह से लिख सकते हैं। चौक के डब्बे में पहले क्या हुआ था, चौक के डब्बे से 3 चौक निकाली गई थी, तो अब हम चौक के डब्बे में 5 चौक अगर डाल देते हैं तो क्या होगा? इस तरह से हम चित्र बनाकर ये बात दिखा सकते हैं। चौक के डब्बे में क्या किया हमने, कुछ चौक हम डाल देते हैं। कितनी डाल दें? 5 चौक डाल देते हैं। तो अब उसमें चौक की संख्या इस तरह से दिखाई जा सकती है जैसा आपके सामने है ना। तो ये जो सभी स्थितियां हैं, इनमें हम क्या कह रहे हैं कि हम एक चित्र की सहायता से उस चीज़ को दर्शा रहे हैं जो हमें नहीं पता। जैसे थैले में कितने आलू हैं नहीं पता, हमने उसके लिए एक चित्र बना दिया अंदाज से। अब अगर हम उससे 4 आलू निकालते हैं तो पहले जितने आलू थे उससे 4 कम हो जाएंगे। लिफाफे में जितने रुपए थे उसमें अगर 10 रुपए और मिलाते हैं तो लिफाफे में पहले जितने रुपए थे उससे 10 रुपए और बढ़ जाएंगे, उसमें 10 जुड़ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर, यही बात चौक के साथ भी हो रही है ना। अब अगर मैं यहाँ पर आपको उत्तर बता दूं कि आलूओं के थैले से 4 आलू निकालने पर अब 6 आलू बचे हैं, तो आप बता सकते हैं कि थैले में पहले कितने आलू थे। कितने आलू थे? 4 आलू निकालने के बाद 6 आलू बचे हैं, तो पहले कितने आलू थे? 10। सही। अब अगर मैं कहता हूं दूसरे वाले चित्र के लिए कि लिफाफे में जो रुपए थे वो तो मैंने आपको नहीं बताए, लेकिन 10 रुपए मिलाने के बाद यहां पर मेरे पास इस लिफाफे में 75 रुपए हो जाते हैं। तो अब आप बता सकते हैं कि लिफाफे में पहले कितने रुपए थे, बता सकते हैं ना। इसी तरह अगर मैं यहाँ कहूँ कि अब डिब्बे में 5 चौक मिलाने के बाद 15 चौक हो गई हैं, तो आप बता सकते हैं कि अब डिब्बे में पहले कितनी चौक थी, है ना। तो ऐसी स्थितियों में हम एक तरीके का उपयोग और करते हैं। यहाँ पर भी वही बात है कि अगर मैं आपको बता दूं, इन प्रश्नों के उत्तर बता दूं, तो आप बता सकते हैं कि इस चित्र का मतलब क्या है, इस चित्र का मान क्या है। यहाँ पर भी अगर मैं बता दूं कि यहाँ पर अब मेरे पास चलिए मैं इतना लिख देता हूँ।
तो अब आप बता सकते हैं कि पहले इस लिफाफे में कितने रुपए थे, है ना। और इसी तरह यहाँ पर अगर मैं एक संख्या लिख दूं तो अब आप ये बता सकते हैं कि इस डब्बे में कितने चॉक थे। इन सभी चित्रों में एक चीज़ आप देख रहे हैं कि जब भी आपके सामने, अब अगर मैं फिर से ये वाला चित्र बनाऊं तो आप समझ सकते हैं कि अब मैं किसकी बात करने वाला हूं। ये चित्र मैंने कब बनाया था? थैले का चित्र है ये, है ना। हालांकि थैले जैसा दिख नहीं रहा है, लेकिन हम इसको थैले का चित्र मान ले रहे हैं। और इस थैले के अंदर क्या है? आलू है ना। इसी तरह अगर मैं आपके सामने अब फिर से ये वाला चित्र बनाऊं तो आप समझ सकते हैं कि ये किस चीज़ का चित्र है? चॉक के डब्बे का, है ना। ये चित्र हमने किसके लिए बनाया? ये चित्र किसके लिए बनाया? जेब में रखे हुए लिफाफे के लिए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम संकेतों की सहायता से किसी बात को अपने मन में रख के प्रश्नों का उत्तर निकाल सकते हैं। लेकिन क्या ये काम हमेशा इतना आसान है? हमेशा चित्र बनाना? अगर हमें लिखना हुआ तो, अगर हमें लिखना हुआ तो अभी जैसे हमने इस चित्र को चॉक का डब्बा मान लिया है, इस चित्र को आलूओं से भरा हुआ थैला मान लिया है, इस चित्र को रुपयों से भरा हुआ लिफाफा मान लिया है, ऐसे ही गणित में हम अक्षरों का उपयोग करते हैं। अब जो पहली बात हमने लिखी थी, कौन सी बात लिखी थी? ये वाली, कि थैले में रखे हुए आलूओं की संख्या धन 5 बराबर 15। इसको हम दूसरे तरीके से, अगर हम चित्र नहीं बना सकते तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? कि थैले में आलूओं की संख्या थैले में आलूओं की संख्या धन 5 आलू और बराबर 15, ऐसा लिख सकते हैं ना। एक और बात जो हमने की थी, उसके लिए डिब्बे में हमने चॉक की बात की थी, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि डिब्बे में चॉक की संख्या, डिब्बे में चॉक की संख्या, और हमने क्या कहा था कि डिब्बे में जितने चॉक थे उसमें से 3 चॉक निकालने पर 12 चॉक बचती हैं। तो डिब्बे में चॉक की संख्या ऋण 3 बराबर 12, ऐसा लिखा जा सकता है। लिफाफे वाले प्रश्न को भी ऐसा लिखा जा सकता है, लिफाफे वाले चित्र को भी हम ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं अब बार बार इसमें संख्या बदल बदल कर आपसे पूछूं, अभी तो आपको पता चल गया कि थैले में आलूओं की संख्या कितनी है? 10। अब मान लीजिए मैं एक और उदाहरण लेता हूं, कोई दूसरा, कि कौन सा उदाहरण लें? चलिए थैले में अब आम रख लेते हैं, है ना। थैले में आम की संख्या, तो हमें लिखना पड़ेगा, या तो हमें ऐसा लिखना पड़ेगा कि थैले में आम की संख्या और इसके बाद मैं जो भी चीज़ कहूँगा उसे हम संकेत में लिख सकते हैं कि थैले में आम की संख्या कुछ है,
अब हमने उसमें 7 आम और डाल दिए, तो अब आम की संख्या इतनी हो गई। अब मैं कहता हूँ कि ये 7 आम वाली बात अलग है ना। अब एक और बार कहता हूँ कि थैले में जितने आम हैं उसमें से मैंने 3 आम निकाल लिए, तो कैसे लिखेंगे? आपको फिर ये लिखना पड़ेगा कि थैले में आम की संख्या, थैले में आम की संख्या ऋण 3। तो इस तरह से बार बार हमें लिखना पड़ेगा। और भी कुछ मैं कह सकता हूं कि थैले में जितने आम थे उतने ही आम मैंने और डाल दिए, तो अब कितने आम हुए? तो अब आपको लिखना पड़ेगा थैले में आम की संख्या धन थैले में आम की संख्या, क्योंकि उतने ही आम मैं फिर से डाल रहा हूं, है ना। तो इस तरह हम कितनी बार लिखते रहेंगे? ऐसा लिखना तो बड़ा बोरिंग काम है। देखिए मुझे भी लिखने में कितनी देर लग रही है। तो गणित में तो हम काम को आसान करने के तरीके ढूंढते हैं ना। देखिए तीसरी बात को लिखने में मुझे कितनी देर लग रही है, कितना समय मेरा लग रहा है। थैले में आम की संख्या धन थैले में आम की संख्या। लिखते लिखते मैं बोर हो जा रहा हूँ, इसलिए मेरी राइटिंग भी और ख़राब होती जा रही है ना। थैले में आम की संख्या, तो अब बाद में इतने आम हो जाएंगे। तो ये जो काम है, इस काम को आसान करने के लिए हम अक्षर संख्याओं का उपयोग गणित में करते हैं। अब इस अक्षर संख्या का मतलब क्या है? जैसे आम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैंगो। और मैंगो की स्पेलिंग किससे शुरू होती है? एम से। तो पहली बात को मैं, जो हमारी पहली बात थी, उस पहली बात को अब मैं इस तरह से लिख देता हूं। किस तरह से? थैले में आम की संख्या को मैंने मान लिया m, और इसमें 7 आम और मिला दिए। तो पहले जो बात ऐसे लिखी जा रही थी वही बात अब ऐसे लिखी जा रही है ना। अब दूसरी बात को हम कैसे लिखेंगे? थैले में आम की संख्या ऋण 3। तो यहाँ पर हमने थैले में आम की संख्या को मान लिया है m, और इससे 3 आम हमने कम किए। ठीक है। और तीसरी बात को हम कैसे लिख सकते हैं कि थैले में पहले से m आम थे और अब हमने इतने ही आम और मिला दिए हैं। समय बचा। अब अंतर क्या है दोनों तरीकों में? ये जो पहला तरीका था जिसमें हमने चित्र बनाए थे, यहाँ पर हम थैले का चित्र बना रहे थे। फिर इससे थोड़ा आगे बढ़ने पर हमने इस तरह से लिखा, इस तरह से लिखा, है ना। और अब हम इस तरह से लिख रहे हैं। तीनों ही बार हम, या तो संख्या तो हमें तीनों बार मालूम नहीं है, तो या तो हम चित्र बना रहे हैं जैसा हमने पहली बार बनाया था, तो हमको पता लगा कि ये बार बार चित्र बनाना तो मुश्किल काम है। फिर हमने लिखा थैले में आम की संख्या, ये भी बड़ा बोरिंग काम है। तो अब हम ऐसा कर रहे हैं। तो पहली बार की स्थिति में हम इस थैले को देखकर समझ रहे थे कि ये आम की संख्या की बात हो रही है। दूसरी बार तो हम इसको साफ साफ लिख ही रहे थे, थैले में आम की संख्या ऐसा। और तीसरी बार हम इस अक्षर को देखकर ये समझ रहे हैं कि ये m किसके लिए आ रहा है? थैले में आम की संख्या के लिए। तो अब आप बताइए कि तीनों में कौन सा तरीका कम समय लेने वाला है?
यही वाला ना, यही वाला तरीका सबसे कम समय लेने वाला है। इसमें ना तो हमें चित्र बनाने की ज़रूरत है, ना बार बार लिखने की ज़रूरत है। तो इसी तरह की स्थितियों को प्रदर्शित करने के लिए हम गणित में अक्षरों का उपयोग करते हैं, है ना। ये हमने अक्षर का उपयोग किया ना, एम एम एम। अब इसी तरह अगर हम चौक की संख्या को लिखते तो क्या मानते चौक की संख्या को? चौक की स्पेलिंग पता है ना आपको? चलिए हम सी मान लेते हैं। तो सी के बाद हम कुछ भी लिख सकते हैं। ये सी को हमने मान लिया क्या कि डब्बे में चौक की संख्या को हम सी लिख रहे हैं। तो अब अगर मैं सी में डब्बे में 10 चौक और मिलाता हूं और मेरे पास अगर 17 चौक हो जाते हैं तो सी का मान क्या है बता सकते हैं ना आप? ऐसे ही डब्बे में चौक की संख्या से मैंने 3 चौक निकाल दिए और अब इसमें इतने चौक बचे। तो यहाँ पर भी हम इस सी को देखकर ये समझ रहे हैं, क्योंकि हमने पहले ही ये कह दिया है कि डब्बे में जो चौक की संख्या है उसको हम सी से दर्शाएंगे। तो यहाँ पर जब हम इसको हल करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या पता चलता है कि सी का मान कितना है? 7 है। यहाँ पर भी हमको सी का मान 7 पता चल रहा है। तो देखिए पहले हमने लिखा था अक्षर, लेकिन जब उसके बारे में और जानकारी मिली तो हमें इस सी का मान पता चल गया, है ना। ऐसे ही हम लिफाफे के लिए क्या लिख लें? चलिए लिफाफे के लिए ल लिख लेते हैं। ला हमको जहां दिखेगा अभी इस प्रश्न की बात करते तब तक हम इसको मान लेंगे कि ये लिफाफे में रखे हुए रुपयों को बता रहा है। और इन रुपयों में अगर मुझे 10 रुपए और मिल जाते हैं तो मेरे पास 75 रुपए हो जाते हैं। ये मैंने आपको बताया था, है ना। इस लिफाफे में जितने रुपए हैं उनमें अगर 10 रुपए और मिला दिए जाएं तो 75 रुपए हो जाते हैं। तो अब आपको पता चल गया कि ल का मान कितना है, कितने रुपए हैं लिफाफे में? 65 रुपए हैं। क्योंकि आप इसको आसानी से कर सकते हैं कि जब हम 65 में 10 जोड़ते हैं तो 75 आता है। तो यहाँ पर जो अक्षर लिखा था सी वो चौक की संख्या थी, लेकिन बाद में जब हमको और जानकारी मिली तो हमने पता लगा लिया कि सी का मान 7 है। यहाँ पर ल किसके लिए लिखा गया था? लिफाफे में रखे हुए रुपयों के लिए, लेकिन बाद में हमें इसका मान मिल गया 65। तो जिन अक्षरों का उपयोग हमने किया, चाहे वो ये एम हो या ये सी हो या ल हो, ये अक्षर बाद में क्या हुए? बाद में तो इनका मान संख्या के रूप में आया ना, लेकिन जब तक हमारे पास पूरी जानकारी नहीं थी तब तक हम इसको अक्षर से दर्शा रहे थे, है ना, अपने समझने के लिए। तो इस तरह जब हम किसी बात को संख्या की जगह अक्षर रखकर लिखते हैं या बोलते हैं तो उस अक्षर को हम अक्षर संख्या कहते हैं। बस इतनी सी बात है। तो जो भी अक्षर आते हैं वो हम खुद तय करते हैं कि हम किस अक्षर को किस बात के लिए उपयोग करेंगे। जैसे हमने एम का उपयोग किया आम की संख्या के लिए, सी का उपयोग किया चौक की संख्या के लिए, ल का उपयोग किया लिफाफे में रखे हुए रुपयों की संख्या के लिए। तो हम पहले ही ये सोच चुके हैं और इस बात को हम तय कर चुके हैं कि m आम की संख्या के लिए हम लिखेंगे। तो m है तो एक संख्या, लेकिन अभी हम उसकी जगह पर क्या लिख रहे हैं?
अक्षर। तो इसी ही हम अक्षर संख्या कहते हैं बस। और यही अक्षर संख्या, अब m का उपयोग आप किसी और जगह किसी और चीज के लिए कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं, इसी प्रश्न को मैं दूसरे रूप में बदल देता हूं अब, कि एक लड़की है मोनू, है ना, और मोनू के पास m किताबें हैं। मोनू के पास कितनी किताबें हैं नहीं पता, लेकिन उसे अगर 4 किताबें और मिल जाएं तो उसके पास 10 किताबें हो जाएंगी। तो अब यहां पर m किसके लिए लिख रहा हूं मैं? मोनू के पास जितनी किताबें हैं उसके लिए, है ना। अब यहां पर m का मतलब आम की संख्या नहीं है, यहां पर m का मतलब क्या हो गया? मोनू के पास किताबों की संख्या। और यहां पर इसका मान कितना आ रहा है? m का मान, m कितना होगा? मोनू के पास अभी कितनी किताबें हैं? 6 किताबें हैं, क्योंकि 4 किताबें और मिलने पर उसके पास 10 किताबें हो जाती हैं। तो इसका मतलब अभी उसके पास 4 किताबें हैं। तो यहां पर मैंने m का उपयोग किसी और बात के लिए किया। पहले मैं m का उपयोग आम की संख्या के लिए कर रहा था, अभी मैं m का उपयोग मोनू के पास किताबों की संख्या के लिए कर रहा हूं। तो एक ही अक्षर का उपयोग हम अलग अलग तरह से कर सकते हैं, लेकिन हमको पहले से ये सोचकर चलना है कि किस अक्षर का मतलब क्या है ना। तो इस तरह का जो उपयोग होता है उसे ही हम चर संख्या कहते हैं। m का मान पिछली बार कुछ अलग था, अभी कुछ अलग है, अगली बार हो सकता है m का मान कुछ अलग हो जाए, है ना। तो m लिखने का मतलब हम कोई संख्या के बारे में नहीं सोच रहे। जैसे मैंने पहले कहा था कि मैंने मान लीजिए एक आम, तो आपको स्पष्ट आपको समझ में आता है, आपके मन में ये बात समझ में आती है कि एक आम का मतलब क्या है। लेकिन जब तक मैं यहाँ पर इस 10 को नहीं लिखता, तब तक आपको ये समझ में नहीं आता कि m का मान कितना है। अभी आपको m का मान पता नहीं चल रहा है ना। तो ये जो स्थिति है, इसी स्थिति के लिए हम अक्षर संख्याओं का उपयोग करते हैं। और एक ही अक्षर अलग अलग जगह पर अलग अलग अर्थ में उपयोग में आ सकता है। कहीं हम m का उपयोग एक चीज़ के लिए कर रहे हैं, किसी और जगह किसी दूसरी चीज़ के लिए कर रहे हैं। लेकिन हमको एक बार ये बात बतानी पड़ती है कि m का मतलब क्या है ना। तो इस तरह का जो अक्षरों का उपयोग संख्या की जगह होता है उसे ही हम अक्षर संख्या भी कहते हैं और चर संख्या भी कहते हैं। हम कोई भी अक्षर का उपयोग कर सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। हमको खुद तय करना है कि हम किस अक्षर का उपयोग करेंगे। लेकिन गणित में ज़्यादातर इन अक्षरों का उपयोग होता है। कौन कौन से? x, y, z, है ना। इन अक्षरों का उपयोग होता है संख्याओं के रूप में। तो ये हमारी आदत हो गई है बस, और कोई बात नहीं है। हम चाहें तो चित्र बना सकते हैं। ये सिर्फ एक तरीका है जिस तरीके से हम अपनी बात को आसानी से कह सकते हैं या लिख सकते हैं, है ना। अब जैसे मोनू वाले ही सवाल को हम देख लें एक बार फिर से कि मोनू के पास किताबों की संख्या कितनी है? कुछ किताबें हैं, मोनू के पास कुछ किताबें हैं और उसमें 4 किताबें मिला देने पर उसको 4 किताबें और मिल गई, तो अब उसके पास कितनी किताबें हैं? तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा? मोनू के पास किताबों की संख्या धन 4, ऐसा लिखना पड़ेगा ना। मोनू के पास किताबों की संख्या धन 4। अब बताइए दोनों में से किस तरीके में मुझे कम समय लगा?
मेरा काम किस में आसान रहा, यहाँ पर ना। तो जब हम अक्षरों का उपयोग करते हैं तो इस तरह हमारा लिखने का काम आसान हो जाता है। और गणित में हम बहुत जगहों पर संकेतों का उपयोग करते हैं। जैसे ये धन क्या है, ये भी तो एक संकेत है, इसका मतलब हम समझते हैं, इसलिए जहाँ भी हमें ये चिन्ह लिखा हुआ दिखता है हम इसका मतलब समझ जाते हैं। इस चिन्ह का भी मतलब हम जानते हैं, तो जहाँ भी हमें लिखा होता है हम उसको समझ जाते हैं, ये भी एक चिन्ह है। वैसे ही अक्षर भी किसी संख्या के लिए एक चिन्ह के रूप में उपयोग होता है, ठीक है ना। तो अभी आपने 2-3 उदाहरण देखे जिसमें हम जानकारी को अक्षरों का, चर संख्या का उपयोग करके लिख रहे हैं। तो आपके लिए मैंने कुछ अभ्यास बनाए हैं। इन अभ्यासों में आपको अक्षर संख्या का उपयोग करके दी गई बात को लिखना है। कितने अभ्यास हैं और क्या क्या हैं, आइए देख लेते हैं। 6 अभ्यास हैं आपके पास। किसी संख्या से 5 अधिक। पहले प्रश्न में आपको इसको अक्षर संख्या का उपयोग कर लिखना है। तो आप संख्या के लिए कोई भी अक्षर मान लीजिए। माना माना वह संख्या क्या है, n है ना। संख्या को अंग्रेजी में नंबर कहते हैं, तो मान लिया वह संख्या n है। तो उससे 5 अधिक क्या होगा, 5 अधिक क्या होगा, n धन 5 होगा ना। अब यहां पर हम n किसको मान रहे हैं, इस संख्या को मान रहे हैं। तो चलिए एक प्रश्न तो आपके लिए मैंने बना दिया। अब ऐसे ही आप इन सभी प्रश्नों को, दूसरे प्रश्न में आपको किसी संख्या से 7 कम को अक्षर संख्या का उपयोग कर लिखना है। तीसरे प्रश्न में आपको संख्या की पूर्ववर्ती संख्या आपको मालूम है, तो संख्या की पूर्ववर्ती संख्या को अक्षर संख्या का उपयोग करके लिखना है। और इसी तरह बाकी प्रश्नों को भी आपको हल करना है। अक्षर संख्या के उपयोग के बारे में और बातें हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।